गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी सी लैंग्वेज में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उन सब के साथ कोई ना कोई टाइप एसोसिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, एक एंटिटी के साथ कई बार एक डाटा टाइप असाइंड होती है और कई बार एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सी प्लस प्लस काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर डाटा टाइप का मतलब क्या है, डाटा टाइप क्या बताता है एंटिटी के बारे में। पहली चीज़ जो बताता है वो है उसका मीनिंग, कि उस डाटा टाइप, उसका एंटिटी का मीनिंग क्या है, उस पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स एप्लीकेबल है, एंटिटी की पॉसिबल वैल्यू किस क्या रेंज में हो सकती है, उस पर कौन कौन से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशंस जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और किन किन फंक्शंस के साथ वो यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें डाटा टाइप बताता है। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप बताते हैं, और डाटा टाइप हमें ये सारी चीज़ें बताती है। तो डाटा टाइप को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग कुछ परमिसिबल रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डाटा टाइप इज़ डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ अलॉन्ग विद सेट ऑफ रूल्स फॉर परमिसिबल ऑपरेशंस। एक तो डाटा टाइप बताता है कि सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या है, और दूसरा वो बताता है कि उसके उन वैल्यूज़ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस एप्लीकेबल हैं। तो जो डाटा, कोई किसी तरह का डाटा है सी में, वो इन फॉलोइंग डाटा टाइप्स से बिलोंग कर सकता है। पहला है बेसिक और सिंपल डाटा टाइप, जिसमें आएगा इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, करैक्टर पॉइंट। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप, जिसमें एरे, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस। उसके अलावा कई एडवांस्ड हैं, इनोमरेटेड, पॉइंट डाटा टाइप, वॉइड डाटा टाइप। तो कई सारे डाटा टाइप्स हैं। यहाँ पर हम अभी सिर्फ बेसिक वाले डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे आगे हमें सिलेबस में रिक्वायरमेंट होगी बाकी डाटा टाइप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप। तो इसमें हर टाइप का जो डाटा है वो मेमोरी में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हर टाइप के डाटा टाइप की मेमोरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। यहाँ पर जो हम टेबल्स बना रहे हैं वो 16 बिट मशीन्स के हिसाब से बना रहे हैं, बट आजकल 64 बिट मशीन तक पहुँच गई हैं। तो ये चीज़ें कंपाइलर पे डिपेंड करती हैं कि आपका कंपाइलर कैसा है। तो पहला इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में डिफरेंट है, जैसे एक तो सिंपल इंट हो गया, फिर शॉर्ट इंट। शॉर्ट का मतलब होता है अगर इंट की हमने लिमिट कम करनी हो, बट यहाँ पर सेम ही है। लॉन्ग इंट में इंट की लिमिट बढ़ानी हो तो 16 से 32 होगी। अनसाइंड इंट, अनसाइंड का मतलब है कि जो नंबर्स होंगे वो हमेशा इसमें पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। इसी टाइप से अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। ऐसे ही हम करैक्टर में, एक करैक्टर 8 बिट लेता है। अनसाइंड करैक्टर मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरा है फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में फ्लोट होता है, फ्लोट में 32 बिट्स। डबल में डबल प्रिसीजन हो जाता है, मतलब डेसिमल के बाद जो प्रिसीजन है वैल्यू का, कि कितनी नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक वो वैल्यू ठीक है, तो वो फ्लोट से डबल में डबल हो जाता है। और तीसरा है लॉन्ग डबल, जिसकी और लिमिट हमने एक्सटेंड कर दी 80 बिट्स तक। तो यहाँ पर 4 मेन टाइप के हमारे पास क्वालिफायर्स आए, जो हम डाटा टाइप के आगे लगाते हैं, इन फ्रंट लगाते हैं, उनको हम क्वालिफायर्स कहते हैं। और ये क्वालिफायर्स क्या क्या हैं? शॉर्ट, जो हमने बताया, किसी की लिमिट को रिड्यूस करना हो। लॉन्ग, किसी डाटा टाइप की लिमिट को बढ़ाना हो। लिमिट यहाँ पर परमिसिबल वैल्यूज़ है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। साइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। अनसाइंड, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई साइंड डाटा टाइप है हमारे पास, जैसे साइंड इंटीजर है, तो उसकी लिमिट क्या होगी? -2 की पावर साइज़ -1। साइज़ मीन्स इंटीजर का जो साइन था, जैसे 16 बिट्स,
तो -2⁻16 - 1 से लेके +2⁻16 - 1 और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इंटीजर के लिए जैसे हमने पहले ही बताया था, माइनस ये 2⁻15 से लेके +2⁻15 - 1, क्योंकि 16 - 1 है ना, तो 16 - 1 आपका 15 हो जाएगा। तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी -32768 से लेके +32767 तक। सिमिलरली अगर कोई अनसाइंड डाटा टाइप है तो उसमें जैसे बताया हमने नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर साइज़ -1 की जगह साइज़ आ जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर रहे। तो 0 से लेके 2 की पावर साइज़ -1। तो अगर इंटीजर का ही एग्जांपल देखें, अनसाइंड इंटीजर का, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके वो 65,535। तो इस टाइप से हम डाटा टाइप्स की लिमिट बता सकते हैं और चेंज भी, उनके क्वालिफायर्स को यूज करके उनकी लिमिट्स को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हमने बताया था वेरिएबल्स हम बना सकते हैं जिसमें कई सारी वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं, बट उन वेरिएबल्स को हम सी लैंग्वेज में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वेरिएबल किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है किसी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे उससे पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? पहले लिखेंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, आपका कैरेक्टर होगा, फिर उन वेरिएबल्स का नाम, ठीक है। जैसे हम इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और हर ये v1 v2 वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इंटीजर का हमने बनाया बेसिक पे, फ्लोट का बनाया हमने सम मीन, कैरेक्टर का बनाया हमने नेम। तो इस टाइप से हम इनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पे इंटीजर वेरिएबल है, सम और मीन आपके फ्लोटिंग या रियल टाइप के वैल्यूज़ हैं, और नेम जो है वो आपका कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे सबसे पहले है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन में क्या होगा, सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उनको डिफ़ाइन नहीं करते। तो यहाँ पर लिंक सेक्शन में हम वो चीज़ें, वो लाइब्रेरीज़ को मेंशन करेंगे जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगी कि ये फंक्शंस हमारे प्रोग्राम से जोड़े जाए। दूसरा है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम कुछ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, मैक्रोज होते हैं सी लैंग्वेज में, तो मैक्रोज को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो कंपाइलेशन से पहले ही हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो वो हम डेफिनेशन सेक्शन में इंक्लूड करेंगे। आगे अगर हमें मिले तो ये हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तीसरा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में मीन्स ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने जो सारे प्रोग्राम में यूज़ हो सकते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम में। अगर हम किसी वेरिएबल को किसी एक फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम सिर्फ उस फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि उसको हम सारे प्रोग्राम में यूज़ करें तो उसके लिए ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मेन से पहले होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ गया मेन। हर फंक्शन, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई फंक्शन हो या ना हो, मेन फंक्शन ज़रूरी होगा। जब भी कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन फंक्शन में भी डिक्लेरेशन पार्ट हो सकता है, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल पार्ट, उन वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ये दोनों आपका ब्रेसिस के अंदर होंगे, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। फिर है आपका सब प्रोग्राम सेक्शन लास्ट में। इसमें आप कई सारे फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं।
फंक्शंस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में अगर हम सारी चीज़ लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो वो प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है एक फंक्शन प्रोग्राम में कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है। तो बजाय कि वो मेन में डिफ़ाइन करके हम एक सेपरेट फंक्शन बना देते हैं, और वो फंक्शन हम फिर मेन में यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सी प्रोग्राम का। उसके बाद है असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया, उसको अगर हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी हम वैल्यूज़ देना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिक्लेरेशन हमने पहले कर ली, तो यहाँ पर डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एग्जांपल, कोई काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 1 दे दी, फ्लैग वेरिएबल है उसकी वैल्यू C दे दी, फर्स्ट कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5.2 दे दी, इस टाइप से। और सब में 3 × 4 तो ऑटोमेटिकली 12 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा हम मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है, पहले वेरिएबल का नाम, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, और आखिरी में उस वैल्यू जो असाइन करना चाहते हैं या एक्सप्रेशन जो हम असाइन करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने एग्जांपल दे रखा, A = B = C। उसके अलावा ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के टाइम उसकी वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, डाटा टाइप इंट, फ्लोट, जो भी होगा, वेरिएबल का नाम और इक्वल टू उसकी वैल्यू, जो भी हम यहाँ पर एक्सप्रेशन या वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये एग्जांपल है, इंट A = 10, फ्लोट x = this, करेक्टर फ्लैग = y। तो ये इसके अलग अलग एग्जांपल हैं। उसके बाद है कमेंट्स इन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में हम कैसे कैसे कमेंट्स कर सकते हैं। तो जनरली सी लैंग्वेज में 2 टाइप के कमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है 2 बार फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ये जो पहला कैरेक्टर है इसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। इसको अगर हम 2 बार लिख दें और उसके बाद उस लाइन में जो भी लिखेंगे कंपाइलर उसको कमेंट मानेगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था आपका सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा है आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट बिगिन कहाँ से होगा, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से। उसके बाद हम जितनी भी लाइनों में जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो सारा कमेंट माना जाएगा तब तक जब तक कंपाइलर को स्टार और फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से नहीं मिलता। ठीक है, तो 2 टाइप के कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जिसमें फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स जिसमें आपके इन दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट होएगा वो सारा माना जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये एक सिंगल लाइन, ये मल्टी लाइन कमेंट बता रखा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। कमेंट्स को हम जनरली इसलिए ही यूज़ करते हैं कि हम प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि हमने तो प्रोग्राम लिख दिया एक बार, अब उस प्रोग्राम को कोई और भी यूज़ कर सकता है, तो उसको समझने में दिक्कत ना आए इसके लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं। उसके बाद है फर्स्ट सी प्रोग्राम। हमने अब तक कोई भी सी प्रोग्राम नहीं लिखा, तो पहला हम प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट में हमने बताया था शुरू में, जैसे एक तो आपके लिंक सेक्शन माना जाएगा जो हम लाइब्रेरीज लिंक कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप सेकंड सेक्शन था जिसमें हम मैक्रोज डिक्लेयर कर रहे थे, वो भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट मानी जाएंगी। तो यहाँ पर हमने #include stdio.h किया। यहाँ पे #include के बीच में स्पेस नहीं आएगी, यहाँ पे दिखा रखी है बट है नहीं। तो यहाँ पर हमने stdio.io.h नाम की लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। इस लाइब्रेरी को की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी, और इसमें क्या क्या होंगे, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसकी मदद से हम यूजर से डाटा इनपुट ले सकें,
कीबोर्ड के थ्रू या यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करवा सके स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू, दैट इज़ आपकी मॉनिटर स्क्रीन। उसके बाद मेन फंक्शन स्पेशल फंक्शन है जो कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट है। हर प्रोग्राम में एग्जैक्टली 1 टाइम मेन फंक्शन होना ही चाहिए। फिर स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम करली ब्रेसिस ऑन, एंड ऑफ प्रोग्राम में करली ब्रेसिस ऑफ। और यहाँ पर हमने क्या किया, stdio.h से एक फंक्शन यूज़ किया प्रिंट एफ कोई भी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का होता है। तो ये हेलो वर्ल्ड हमने प्रोग्राम लिखने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर मेन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एंड सेमीकोलन से होंगी। तो सेमीकोलन से हमें पता लगता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और छोटा सा अल्टरेशन किया इसमें, अगर हम चाहते हैं पहली लाइन में हेलो आए, दूसरी लाइन में वर्ल्ड आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार में भी हो जाता है, बट अभी समझने के लिए 2 बार में करो। हेलो के बाद /n है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसे डिस्कस करे थे जो स्लैश लगाने के बाद करैक्टर अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो वैसा ही एक फंक्शन /n है, ये इसमें स्पेस नहीं है। तो ये क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पर जहाँ पर हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं उस पर हेलो के बाद एक एंटर आ जाएगा और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में मूव करने के बाद हमने वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। तो इस वे में हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। /n को हम न्यू लाइन करैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आउटपुट को 2 लाइन में स्प्लिट कर दिया। तो क्लास आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है वो ख़त्म करेंगे। थैंक यू।